कैसे हैं सभी दगड़िए। समझता हूँ बढ़िया होंगे और देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों से खुश भी हो रहे होंगे और उसमें मज़े भी ले रहे होंगे, क्योंकि राजनीतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। एकल व्यवस्था तो लोकतंत्र में होनी ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छा फैसला लिया है इस बार देश ने। इन चुनाव में अगर थोड़ा सरसरी नज़र डाली जाए तो दो चीज़ें साफ थी कि इंडिया के रूप में कांग्रेस ने पहले दिन से जो मारक प्रहार किया वह सिर्फ मोदी जी पर नहीं किया। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहा हूँ। मोदी जी के साथ साथ उतना ही मारक प्रहार मीडिया पर किया और इलेक्शन कमीशन पर भी उतना ही मारक प्रहार कांग्रेस करती रही। और उस मारक प्रहार के अलावा जो नई चीज इस इलेक्शन में थी वो कांग्रेस का एक ऐसा घोषणा पत्र था जिस घोषणा पत्र को जारी होने के कुछ ही घंटे के बाद इंडिया के अन्य दल जो थे उन्होंने या तो स्वीकार लिया या उसका विरोध ना करने का मन बना लिया। लेकिन मोदी जी पहले दिन से ही उस घोषणा पत्र के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन मोदी जी का जो विरोध था वो घोषणा पत्र के बिंदुओं पर नहीं था। मोदी जी ने किसी भी एक बिंदु पर खुलकर बहस नहीं की, बातचीत नहीं रखी। मोदी जी जैसी उनकी आदत है अपने तरीके से एक कहानी गढ़ते हैं, एक बात गढ़ते हैं और बोल देते हैं और उनको भरोसा होता है वो जो बोलेंगे वो उनकी गोद में बैठा मीडिया वैसा ही उच्चारण करेगा, वैसे ही वांचेगा जैसा कि वो बोल रहे हैं। जब घोषणा पत्र आए तो उन्होंने कहा साहब ये मुगल कालीन घोषणा पत्र है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं घोषणा पत्र को लेकर मोदी जी ने जितना भी बातें बनाई या जो भी कहा वो उनके मन की बात थी, क्योंकि मोदी जी ने घोषणा पत्र के किसी भी एक बिंदु के खिलाफ नहीं बोला। दूसरा, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तो पूरा चर्चा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या घोषणा पत्र है वह बताने में स्वयं भारतीय जनता पार्टी भी हिचकिचाती रही। ये इस चुनाव का एक हिस्सा था। दगड़ियों, चुनाव समाप्त हो गए हैं और 10 साल के बाद जो सरकार गठित हुई है वो गठबंधन की ही सरकार है। सत्ता एकल पार्टी के हाथ में नहीं है। ये एक अच्छा फैसला देश ने लिया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब इंडिया गठबंधन प्रमाणित जैसा कर ही चुका था कि संविधान खतरे में जा सकता है और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंचों से जो संसद सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे ने मंचों से जब कहा कि हम संविधान बदलेंगे, आरक्षण को लेकर जो कुछ बोला गया और भी बहुत कुछ, तो इंडिया गठबंधन को ये साबित करने में टाइम नहीं लगा कि साहब ये संविधान बदल देंगे और संविधान बदलेंगे तो सबसे पहले आरक्षण खत्म कर देंगे। खैर, चुनावी परिणाम में कांग्रेस खुश हो सकती है कि वो 100 के आंकड़े को छू रही है। 14 में आप 10 में सिमटते हैं, फिर 40-45 में जाते हैं, 19 में, अब 100 में आते हैं। और इस आंकड़ों के पीछे अगर हम देखें तो जहां भी गठबंधन का तौर तरीका था, गठबंधन की बातचीत थी, कांग्रेस ने ईमानदारी से गठबंधन वाले दलों के को सम्मान दिया। हो सकता है कि उस सम्मान को लेकर कई सवाल उठे थे। बिहार में जो तय हुआ वो पहले दिन से चिंता का विषय था। कांग्रेस को चाहिए था कि वो
एकदम समझौता ना करे, क्योंकि लालू यादव और उनका परिवार जिस तरीके से समझौते करवा रहा था उसमें पप्पू यादव को किनारे करवा रहा था, जबकि पप्पू यादव की एक ज़मीनी हकीकत है, एक ज़मीनी व्यवस्था उसकी है, उसका अपना एक रंग है, एक रूप है। ऐसे समय पर जब आप कन्हैया को बिहार में स्थापित कर सकते थे, आप उसे दिल्ली में ले आए, और उस दिल्ली में ले आए जो प्रवासियों का क्षेत्र होता है, जिसकी लोकलिटी क्षेत्रीयता नहीं होती है। उत्तराखंड के लोग रोजगार की तलाश में जाके वहाँ बसे हैं, बिहार के लोग, बंगाल, पूरे देश के लोग रोजगार की तलाश में जाके वहाँ बसे हैं। छोटे छोटे कुछ बड़े मकान उन्होंने बना लिए होंगे, वहाँ राशन कार्ड ले लिया होगा, वोटर आईडी में उनका नाम होगा, लेकिन वो बाहर से आकर बसे हुए लोग हैं। ऐसी जगह में कन्हैया का उपयोग करके बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। 13-14 हज़ार वोट से कन्हैया हार गया। अगर कन्हैया को अभी बिहार में खड़े करते, पप्पू यादव को भी गठबंधन के साथ लेते, तो बिहार में रिजल्ट बदला हुआ होता। कहा गया कि नौजवान रोजगार, भाई तेजस ने जिस रोजगार की बात कही और जिस छोटे से सरकार के दौर में रोजगार देने की बात कही, उस सरकार का हिस्सा तो स्वयं नीतीश कुमार भी थे। जब तेजस शोर शराबे के साथ उस रोजगार की बात को कर रहे थे, तो नीतीश कुमार भी यही कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही था जब रोजगार दिया गया, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ नीतीश कुमार को जाना था और गया। कांग्रेस की जो हालत आज की तारीख में है, चौंकने के लिए उनको सोचना चाहिए कि कर्नाटक में आपकी सरकार थी और आप उतने भी सांसद नहीं निकाल पाए। हिमाचल प्रदेश में आपको एक भी सांसद नहीं मिला। मध्य प्रदेश में तो आप औंधे मुंह जाकर गिरे हैं। उत्तराखंड पहले दिन से जब टिकट वितरण हुआ, जिस दिन टिकट सार्वजनिक हुए, हरिद्वार का टिकट आपने बहुत बाद में सार्वजनिक किया, लेकिन जैसे जैसे टिकट सार्वजनिक होते रहे, यहाँ का मानस, यहाँ के समझदार, यहाँ के समझने सोचने जानने वाले लोग कहते रहे कि ये सीट कांग्रेस ने त्याग दी है। यानी एक तरफ टिकट की घोषणा, दूसरी तरफ जनता की ओर से आए तो कांग्रेस ने त्याग दी है। मेरी बात चल रही थी कई मित्रों से, यहाँ जिक्र जरूरी नहीं है, कांग्रेस के, तो वो इस बात को स्वीकार रहे थे कि संगठन से तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। जब संगठन से नहीं पूछा जा रहा था तो फिर वो कौन लोग थे जो नामों को प्रस्तावित कर रहे थे? जब ये सवाल सामने आया तब घेरे देखे गए तो मालूम पड़ा कि उत्तराखंड के अंदर जितनी भी 5 के 5 टिकट जो बांटे गए, उसमें अगर हम जोशी जी को छोड़ देते हैं, हल्द्वानी, तो 4 टिकट सीधे सीधे हरीश रावत जी के निकटस्थों को दिए गए, या यूं कहा जाए कि उन लोगों को दिए गए जिनको हरीश रावत चाहते थे। कमलनाथ को टिकट नहीं दिया गया, उनके लड़के को दे दिया गया, हार गया। हरीश रावत जी को टिकट नहीं दिया गया, उनके लड़के को दे दिया, हार गए। ये प्रयोग अगर कांग्रेस कर रही थी तो कांग्रेस को मान लेना चाहिए, कांग्रेस हाईकमान को मान लेना चाहिए कि आपका थका हुआ कार्यक्रम था और आप कुछ थके हुए नेताओं के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूं कि राज्य का विरोध करने के बावजूद अगर उत्तराखंड की जनता ने पहली सरकार के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं, बल्कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल राज्य की मांग कर रही थी, राज्य उत्तरांचल ही बना था, उत्तराखंड तो बाद में नाम दिया गया, और पर्वतीय राज्य तो अभी भी नहीं बना है। पहली सरकार जो यहाँ की जनता ने चुनी वो कांग्रेस चुनी थी। तब आपने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो राज्य को का धुर विरोधी था, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार किया और पहली ही सरकार जो आई उसने विकास के उस रूप को सामने रखा
जो राज्य आंदोलन की मांग थी ही नहीं, जल जंगल जमीन और यहां के जीवन के बीच में तालमेल बनाने की जो मूल मांग उत्तराखंड राज्य आंदोलन की थी, उसको तहस नहस एनडी तिवारी कर गए। कॉरपोरेट का आदमी है तो कॉरपोरेट के लिए कुछ भी करेगा, ये निश्चित होता है। और तराई की बेशकीमती जमीन है, औने पौने दामों पर, सितारगंज जेल की जमीन औने पौने दामों पर, या यूं कहें मुफ्त में। और उस सब्सिडी वाले उद्योगों को जो सब्सिडी सरकार देती है, तराई सौंप दिया गया। खैर, मैं आज यहां नहीं जा रहा। कांग्रेस को कई मौके जनता ने दिए, लगातार दिए, लेकिन उन सारे मौकों को कांग्रेस ने भांपना नहीं चाहा और एक व्यक्ति कांग्रेस में स्थापित व्यवस्था में बना रहा। लोकतंत्र साफ साफ कहता है कि हाईकमान के सहारे खड़ा कोई व्यक्ति, नेता शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उनका नेता, हाईकमान के सहारे खड़ा कोई नेता यदि अपने चारों ओर नई ताकतों को आने से रोकता हो, नए सोच को आने से रोकता हो, नई ऊर्जा को आने से रोकता हो, गांव घरों से लेकर राज्य स्तर तक उसकी पूरी कोशिश रहती हो कि जो भी स्थापित होगा पार्टी के अंदर वो उसका आदमी होगा, तो ये स्थिति पार्टी के लिए सबसे ज्यादा घातक होती है। लोकसभा के ये चुनाव ही नहीं, 3 चुनाव लगातार 5 की 5 सीटें यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी। और जिन अंतरों से हराया है कांग्रेस के प्रत्याशियों को, वो चौंकाने वाला है, बहुत चौंकाने वाला। मैं दोबारा कहूंगा, पहली सरकार जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बनी तो जनता ने कांग्रेस को सौंपी थी और 5 के 5 सांसद कांग्रेस को सौंपे थे। फिर क्या हुआ कि जनता का मोह कांग्रेस से भंग हो गया। ये जनता का मोह कांग्रेस से भंग था या उन नेताओं से भंग था जिन नेताओं को, जिस नेता को या नेताओं को हाईकमान का सहारा प्राप्त था। इस चुनाव में आप कह सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पैसे की हमारी जो व्यवस्था थी उसकी आर्थिक नाकेबंदी सरकार ने कर दी थी और उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बहुत अधिक पैसा था। हम मानते हैं ममता बनर्जी और मोदी जी, इनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत पैसा था। कांग्रेस उस मामले में कहीं खड़ी नहीं होती थी। लेकिन हम आपको एक इशारा करते हैं, उत्तराखंड में टिहरी सीट पर बॉबी पंवार चुनाव लड़े और 15-20 हजार वोट कम पड़ा है उनको कांग्रेस से, और बिना पैसों का एक नौजवान जो सड़क पर आंदोलन कर रहा था, पुलिस जिसको घसीट कर जेलों में ले जा रही थी, मार रही थी, और हर जिस जनपद में जा रहा था वहां उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे थे मनगढ़ंत। वही नौजवान टिहरी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ता है, खाली जेब। जनता उसको सहयोग करती है, जनता भीड़ के रूप में उसके पास आती है, जनता उसको गाड़ी देती है, घोड़ा देती है, खच्चर देती है, पोलिंग बूथों पर स्वयं खड़ी होती है। और वो पता है कि बिना पैसे के चुनाव कैसे लड़ा जाता है।